नमस्कार, मैं मीरा सत्योली आप सबके सामने उपस्थित हूँ। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में और हम सामाजिक विज्ञान का पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे जल संसाधन, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि जल संसाधन किसे कहते हैं और मानव जीवन में जल संसाधन का महत्व। ठीक है, सभी लोग तो जल से तो आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। आप देखिए, आप सुबह उठने से लेकर के शाम तक हर एक कार्य के लिए, चाहे आप उठने के बाद मुंह धोना हो, नहाना हो, कपड़े धोना हो, या फिर घर के बाकी कार्य हो, खाना बनाना, बर्तन धोना, या फिर आप सिंचाई के लिए, फसलों के लिए, किसी भी कार्य के लिए आप देखिए सुबह से शाम तक आप किस पर निर्भर हैं? जल पर। ठीक है, और जल एक कैसा संसाधन है? यह एक नवीकरणीय संसाधन है और यह एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होता है। हमारी पृथ्वी में 75% भाग जल है और केवल 25% भाग क्या है? स्थल है। ठीक है, मैंने कई बार आपको क्लास में विश्व का मानचित्र दिखाया है। तो विश्व के मानचित्र में हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत बड़े भाग में क्या होता है? केवल एक आसमानी कलर का आप देखते हैं ना कि आसमानी कलर होता है सारे बहुत बड़े भाग में, और बाकी जो छूटा हुआ भाग रहता है उसमें कई सारे देश और महाद्वीप जिन्हें हम कहते हैं वो होते हैं। तो वो सारा आसमानी कलर क्या है? वो पानी ही पानी है, वो जल है। ठीक है, तो इसलिए हमारी पृथ्वी क्या कहलाती है? नीला ग्रह कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जल उपलब्ध है और जल की अधिकता के कारण ही पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है, जिस कारण हम इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह। ठीक है, और प्लस जल क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? मैंने आपको पहले पाठ में पढ़ाया था कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जो हमें पुनः प्राप्त हो जाते हैं। अब जल कैसे नवीकरणीय संसाधन है? जैसे देखिए, अभी बारिश हुई, बादलों से बारिश हुई। ठीक है, तो जल बह करके किस में चला गया? नदियों में चला गया। नदियों से बहकर कहाँ चला गया? समुद्र में चला गया। ठीक है, फिर उस समुद्र में सूर्य की रोशनी पड़ी तो जल से क्या बन गया? वाष्प बन करके वो उड़ गया। ठीक है, फिर वही वाष्प धूल कणों से मिलकर क्या बन गया? आसमान में बादल। ठीक है, और फिर वो बादल दोबारा क्या हो जाते हैं? बारिश बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जल पुनर्चक्रण, जल होता जा रहा है, जितना आ रहा है हमारे पास फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। तो इस तरह से क्या है? एक जल नवीकरणीय संसाधन है। और मानव जीवन में महत्व, ये तो आप जानते ही हैं कि मानव जीवन ही क्या, ये पशु पक्षी, ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये फसलें, हर एक मनुष्य, हर एक जीव जंतु, हर एक वनस्पति किस पर निर्भर है? केवल जल पर निर्भर है। अगर ये जल नहीं होगा तो जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक है, हम अपने हर एक कार्य के लिए जल पर ही निर्भर हैं। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं जल दुर्लभता। जल दुर्लभता का क्या मतलब होता है? जल दुर्लभता का मतलब होता है जल की कमी। ठीक है, जल की कमी। अब अभी हमने पढ़ा, जब हमने पढ़ा जल संसाधन तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि 75% भाग केवल जल है, यानी कि 2/3 भाग पृथ्वी में केवल जल है। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा कि जल क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि समाप्त नहीं हो सकता, हमें पुनः प्राप्त हो जाता है किसी न किसी रूप में। तो फिर अब हम पढ़ रहे हैं क्या? जल दुर्लभता, यानी कि जल की कमी। जब जल इतना ज्यादा है, ठीक है, जब 75% भाग पृथ्वी में केवल जल है और जब ये एक नवीकरणीय संसाधन भी है, तो ऐसा क्या है कि जल की कमी हो रही है? फिर ये जल दुर्लभता जैसा सवाल कहाँ से आ गया? तो देखिए, इस हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है जिससे कि आप समझ जाएंगे कि जल दुर्लभता आखिर है क्या। ठीक है, तो इसमें हमने क्या दिखाया है? देखिए, हमने एक सर्कल बनाया हुआ है जिसको 3 भागों में बांटा है। पहला जो भाग है जो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, जो क्या है? केवल महासागरीय जल है। क्या है? महासागरीय जल, जो कितना है? 97.2%। ठीक है, 97.2% जल कौन सा है? महासागरीय जल। और फिर इधर देखिए, 2.77% जल कौन सा है? जो हिमालयों, हिम चादरों और भूगर्भ के अंदर है। ठीक है, और ये भी पीने योग्य में आता है। और जिसको हम केवल इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय, जो पीने योग्य जल है, जो शुद्ध जल हमारे पास है इस समय, वो कितना है? केवल 0.03%। ठीक है, और जो ये महासागरीय जल है जिसकी उपलब्धता सबसे ज्यादा है, ठीक है,
जो हमें क्या दिखाई दे रहा है 97.2%, जिसकी उपस्थिति, जिसकी उपलब्धता सबसे ज्यादा है। लेकिन वो जल तो क्या है, वो तो है खारा जल। ठीक है, अब ये खारा जल क्या होता है, ये खारा जल क्या है, ये इसका मतलब है लवणीय जल। ठीक है, खारा जल मतलब लवणीय, लवणीय मतलब नमकीन जल। ठीक है, कैसा जल, खारा जल, जो कि क्या है, नमकीन जल। अब देखिए, जो खारा जल है, जो नमकीन है, लवणीय है, वो किसी भी प्रयोग में नहीं आ सकता, यानी कि वो पीने योग्य जल नहीं है। आप सोचिए, मैं आपको एक गिलास पानी देती हूँ, उसमें आप लोग 3 या 4 चम्मच नमक मिलाते हैं, तो क्या उसके बाद आप उसे पी सकते हैं? यानी कि वह आप पीने योग्य नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि वो कैसा बन गया, लवणीय जल। और उसी नमक मिले पानी को अगर आप पेड़ पौधों में देंगे तो वो भी पीले पड़ जाएंगे। आप अगर अपने जानवरों को देते हैं तो वो भी नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि नमक डालने के बाद उससे प्यास नहीं बुझ सकती। यानी कि ये महासागरीय जल जो कि हमारे पास सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, वो किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, इसलिए जल तो 75% है, मगर काम का क्या है, केवल पीने योग्य 0.03%, और जो अभी इन चादरों हिमालयों में है वो 2.77%। ठीक है, तो पीने योग्य जल की इतनी कमी है कि वो हमारे पास केवल 0.03% है। इसलिए देश में या हमारे धरती पे या विश्व में जल की कमी है। अब ये जो 0.03% है ना, इसकी भी मात्रा घटते जा रही है। ठीक है, ये इतना सा कुल है हमारे पास, इसकी भी मात्रा घटते जा रही है। उसके क्या कारण है, तो इधर हमने लिखे हैं उसके क्या कारण है। उसके कारण पहला तो है जनसंख्या। पहला क्या है, जनसंख्या। अब देखिए हो क्या रहा है, जनसंख्या तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, चाहे आप अपने देश की बात करें, चाहे किसी और देश की बात करें, किसी क्षेत्र की बात करें, जनसंख्या तो बढ़ते जा रही है। ठीक है, लेकिन क्या जल भी बढ़ रहा है? जो जल इतना है ये घटता जा रहा है। ठीक है, जल या तो अपने स्थान पर है या फिर घटता जा रहा है, ये बढ़ नहीं रहा, ये घट रहा, और जनसंख्या बढ़ते जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि जनसंख्या जितनी बढ़ेगी उसकी मांग उतनी बढ़ेगी, उसको उतनी आवश्यकता होगी जल की, लेकिन जल सीमित मात्रा में है, इसलिए जल की कमी हो रही है। अगला है मांग। ठीक है, अगला क्या है, मांग। अब देखिए, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी जल की मांग भी बढ़ेगी। मतलब जितने लोग होंगे वो उतनी ज़्यादा खेती करेंगे, उन्हें सिंचाई के लिए चाहिए। वो उतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, उन्हें अपने उद्योग धंधों और फैक्ट्रियों के लिए चाहिए। मतलब हर एक आवश्यकता के लिए जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ही जल की मांग भी बढ़ेगी, तो इससे जल की कमी हो रही है। अगला देखिए, औद्योगिकरण। ठीक है, अब दिनों दिन क्या है, शहरीकरण भी बढ़ रहा है, औद्योगिकरण भी बढ़ रहा है। हर दिन नए उद्योग लग रहे हैं, नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, नई कंपनियां लग रही हैं, और इन सब के लिए हमारी जो प्राथमिक आवश्यकता है वो क्या है, जल है। तो इसलिए भी जल दुर्लभता या जल की कमी हो रही है। अगला क्या है, विद्युत। ठीक है, तो विद्युत क्या है कि होता क्या है, जिस बिजली का हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें से जो 22% बिजली है वो हम केवल विद्युत जो है जल से ही प्राप्त करते हैं, वो जल विद्युत है। ठीक है, तो इस तरह से विद्युत की भी के लिए भी हम जल पर ही निर्भर हो रहे हैं। और अगला है कृषि। तो देखिए, सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा हमें किसकी आवश्यकता है, जल की ही। और ऊपर से क्या होता है, आप जब कभी घूमने जाते हैं ना, आप सब अभी पहाड़ में रह रहे हैं, जब कभी आप मैदान में जाते होंगे ना, जैसे कभी आप हल्द्वानी चले गए, कभी बाजपुर, रुद्रपुर, इन साइड में अगर आप चले गए, तो वहाँ जब आप खेतों में घूमने जाते होंगे तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, तो वहाँ क्या करते हैं किसान के अपने निजी नलकूप और बोरिंग लगा देते हैं। ठीक है, और वो बोरिंग कितने मोटे होते हैं, उसमें से इतना मोटा पानी दिन भर बहते रहता है, निकलते रहता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, जो भूमिगत जल है, किसान अपनी क्षमता के अनुसार, अपने पैसे के अनुसार हर जगह पे बोरिंग और नलकूप लगा रहा है, निजी, अपने पैसों से, अपने खेतों के लिए। उससे क्या हो रहा है, भूमिगत जल को निकाल रहा है और दिन भर वो पानी बह रहा है उनके खेतों में। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, जब किसान इतना ज़्यादा प्रयोग करने लगा है भूमिगत जल का, तो भूमिगत जो जल है उसकी मात्रा कम होती जा रही है। इसके अलावा क्या है, जल प्रदूषण। ठीक है, जितना भी है हमारे पास कुल इतना सा पानी तो हमारे पास कुल है जो पीने योग्य है, उसे भी हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रदूषित करते जा रहे हैं। तो इन सभी कारणों से क्या हो रहा है, जल बहुत मात्रा होने पर भी पहले तो वो हमारे काम का नहीं है, और जो हमारे योग्य है जल उसको हम संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, हम उसका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिससे जल की कमी हो गई है। आइए अब